दूसरे चैप्टर के दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी दूरियों का मापन। बड़ी दूरियों का मापन हम मीटर पैमाने से नहीं कर सकते, इसके लिए हम लंबन विधि का उपयोग करते हैं। इसमें हम किसी पेंसिल को लेते हैं और पेंसिल को किसी पृष्ठभूमि पर रख देते हैं। तो क्या होता है कि और एक सामने आपकी दीवार है, तो दीवार के उस बिंदु के सापेक्ष पेंसिल की स्थिति परिवर्तित होती प्रतीत होती है। इसके बीच लंबन कहा जाता है। दो प्रेक्षण बिंदुओं ए तथा बी की दूरी को आधारक कहा जाता है। इन उदाहरणों में दोनों आंखों के बीच की दूरी आधारक होती है। हम देखते हैं कि लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह यश को डी ज्ञात करने के लिए हम इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियां ए एवं बी से एक ही समय में देखते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये पेंसिल है, ये ए और बी, इन दोनों माध्यमों से हम यश को देखते हैं। तो आता है यहाँ पर कि ए बी है। इन दोनों स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण माप लिया जाता है, जो थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात कोण ए एस बी इज इक्वल टू थीटा। इसे लंबन कोण या लाम्बनिक कोण कहते हैं। तो ज्ञात करने के लिए इसमें क्या होता है कि ग्रह से पृथ्वी की दूरी बी अपान डी, यानी कि ग्रह से किसी पृथ्वी की दूरी बी अपान डी बहुत छोटा है, एक से बहुत ही छोटा है, और इसलिए कोण थीटा बहुत ही छोटा होगा। इसी दिशा में ए बी को केंद्र यस और त्रिज्या डी वाले वृत्त का, मतलब कि ए बी को कोण यस केंद्र यस मान लेते हैं, और ये जो डी है इसे हम त्रिज्या मान लेते हैं। लंबाई बी, ये चाप मान लेते हैं कि ये बी है। तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी एस, यानी कि ये दोनों कैपिटल डी हैं। और इसलिए क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी थीटा, और इस माध्यम से हम डी ज्ञात करते हैं तो क्या आ जाता है बी अपान थीटा। ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा इसे समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बड़ी एग्ज़ाम के लिए जैसे आप जेई वगैरह देते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम कई इसमें उदाहरण दिए गए हैं। इसे ये दिया गया है कि उदाहरण 2.1 देखिए, 1 डिग्री 1 अर्क मिनट एवं 1 अर्क सेकेंड के कोणों के मान रेडियन में परिकलित कीजिए। तो ये इसका सलूशन दिया गया है। हम आपको समझा रहे हैं कि हमें पता है, भूतपूर्व से हम जानते हैं कि 360 अंश इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो एक अंश का मान क्या होगा? तो एक अंश का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 360 अंश बराबर 2 पाई रेडियन है। तो एक अंश बराबर, इसमें एक अंश बराबर होगा कि 2 पाई अपान 360, 2 पाई अपान 360। 2 से 360 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 180। तो यहाँ पर आ गया एक अंश सेल्सियस इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। तो पाई का मान रख के अगर हम 180 से भाग देते हैं तो इसमें आ जाता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये आप याद कर लीजिए कि एक अंश सेल्सियस इज इक्वल टू होता है कि 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। वैसे हम जानते हैं कि दूसरा बी वाला क्या है कि एक अंश सेल्सियस इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट में एक ही पाई लगती है और सेकंड में डबल पाई लगती है। देखिए एक अंश सेल्सियस इज इक्वल टू 60 मिनट दिया गया है। 60 मिनट ऊपर देखे हैं कि आप एक अंश सेल्सियस इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो एक मिनट बराबर 1.745 अपान 60 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको भाग देने के बाद प्राप्त हो जाता है हमें क्या, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन।
ये सब आप फैक्ट याद कर लीजिए, ये सब ऐसे ही निकलता है। और तीसरा क्या है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.91/60 इंटू 10⁻⁴। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें प्राप्त होता है 4.85 इंटू 10⁶ रेडियन। तो आगे चलते हैं हम, ये नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक पे हम बात करेंगे अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। जैसे अणु का आकार हो गया, परमाणु का आकार हो गया, इसको ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है। जनरली हम देखते हैं कि अणुओं और परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है, जो व्यास होता है, व्यास जनरली हम व्यास की ही बात करते हैं, त्रिज्या अति सूक्ष्म में हो जाएगी। तो व्यास होता है कि व्यास 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। इन अति सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की भी अपनी सीमाएं कुछ होती हैं। तो सूक्ष्मदर्शी से भी इसको नहीं देख सकते, इसके लिए हम एंगस्ट्रॉम परिसर का उपयोग करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 mm। इसको आप याद कर लीजिए, कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। इसको आप याद कर लीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप इसको ज्ञात करने के लिए इसमें भी एक उदाहरण दिया गया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो और आगे चलते हैं हम लंबाई के परिसर पर चर्चा करते हैं कि लंबाई का परिसर क्या है। तो हमें इसमें जो दिया गया है कि विश्व में जो पिंड दिखाई देते हैं उन पिंडों की आमापों में अंतर एक विस्तृत परिसर है, जिसमें एक और 10⁻⁻14 मीटर कोट की आमाप का किसी परमाणु का सूक्ष्म नाभिक है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि कोटि, ये जो कोटि शब्द आता है, ये कोटि क्या है। किसी भी अंकगणितीय जो मान दिया होता है उसमें 10 की पावर जो होती है, 10 की पावर कुछ भी हो, उसे ही कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पर 10⁻⁻14 ये कोटि है। और इस आंकड़े में देख लीजिए आप कि 6.62607015 में कोटि क्या होगी, 10⁻⁻34 ये है कोटि। ये आप देख लीजिएगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं द्रव्यमान का मापन। अब द्रव्यमान का जब मापन हम आते हैं, द्रव्यमान के मापन में, तो द्रव्यमान का मापन ये ऐसे किया जाता है कि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कोई दीवार है, उस पर बल लगाएंगे तो हम ये प्रयास करेंगे कि दीवार यहाँ से हट जाए। तो जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, जबकि वस्तु इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जब आप किसी दीवार को ठेलते हैं या ढकेलते हैं तो आप सोचते हैं कि दीवार हट जाए, लेकिन वो दीवार हटती नहीं, वो उसका विरोध करती है। तो वस्तु में पाए जाने वाले इस गुण को जड़त्व का गुण कहते हैं। भौतिकी में वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है, समझ रहे हैं ना। तो द्रव्यमान का मापन हम ऐसे करेंगे कि न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन को आप जानते ही होंगे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने F = m में फार्मूला दिया था। इनके 3 जो है फार्मूले अपने अलग अलग हैं। तो न्यूटन के अनुसार हम इसको ज्ञात करते हैं। तो न्यूटन के अनुसार कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F प्रोपोर्शनल होता है उसमें उत्पन्न त्वरण को ए से ज्ञात करते हैं। ए यानी कि एक्सीलरेशन। तो F प्रोपोर्शनल ए, ये तो पहला समीकरण हो गया। अब देखिए, आप द्रव्यमान का मापन देख रहे हैं तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल ए। यदि भिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुएं, अगला देखिए कि यदि भिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुएं में समान त्वरण उत्पन्न करना हो
तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में अधिक बल लगाना पड़ेगा, कम द्रव्यमान वाली वस्तु में कम बल लगाना पड़ेगा। ये ऐसे समझिए कि यदि दो गोले बड़े बड़े, यदि एक बोरी 50 किलो की है, एक बोरी 20 किलो की है, तो दोनों में समान त्वरण उत्पन्न करना है तो बड़े बोरी में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, छोटी बोरी में कम बल लगाने पड़ेगा। तो वही है कि बड़े गोले बड़े द्रव्यमान में अधिक बल, छोटे द्रव्यमान में कम बल लगा के दोनों द्रव्यमान में समान त्वरण उत्पन्न किया जाता है। इस माध्यम से वस्तुओं पर लगाया गया बल उसमें द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल यम भी हो गया। तो ये समीकरण 2 मानिए। अब देखिए, अब समीकरण 1 और 2 से क्या ज्ञात होता है कि यह प्रोपोर्शनल, समीकरण 1 और 2 से यह प्रोपोर्शनल यम ए, तो यह को जब बराबर करेंगे यम ए से तो के नियतांक लग जाएगा, यह बराबर के यम ए, और हम के को 1 मानते हैं क्योंकि हम के को 1 मानते हैं, के इज इक्वल टू 1। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यम ए। ठीक, द्रव्यमान का मापन इस प्रकार किया जाता है। अब इसके अंतर्गत आता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार वह द्रव्यमान जो पृथ्वी के कारण किसी वस्तु पर आरोपित बल को निर्धारित करता है गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तो किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, इससे पहले हमने आपको बताया था। इस प्रकार द्रव्यमान को पृथ्वी के किसी वस्तु पर आरोपित बल को निर्धारित करता है, इसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक आता है इसमें समय का मापन। समय का मापन कैसे किया जाता है? किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है, परमाणु घड़ी की। तो हमने 1 सेकंड की आपको परिभाषा जो बताया था वो भी जान लीजिए आप। तो इसमें एक परिभाषा दिया गया है कि जिसे यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं, का आधार है। ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं। सीजियम परमाणु घड़ी में 1 सेकंड, परिभाषा जो बताए हैं वही है, 1 सेकंड सीजियम 133 परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के 91, 92, 63, 17, 70 कंपनों के लिए आवश्यक है। 1 सेकंड की जो परिभाषा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था वही इसमें समय के मापन में दिया गया है, वही एक इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे हम चलते हैं। तो कोटि के बारे में हमने आपको चर्चा की थी अभी कि कोटि क्या है। तो कोटि देखिए, द्रव्यमानों के परिसर एवं कोटि, इलेक्ट्रॉनों में 10⁻⁻30, प्रोटॉन में 10⁻⁻27, यूरेनियम परमाणु 10⁻⁻25, ये सब कोटि है। अगले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कि यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में 1 नंबर में आता है। तो यथार्थता, परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि। तो हम यथार्थता एवं परिशुद्धता ये जान लेते हैं क्या होता है। यथार्थता एवं परिशुद्धता की परिभाषा ये होती है कि किसी माप की यथार्थता का मान है, किसी माप की यथार्थता का वह मान जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। किसी माप की यथार्थता की परिभाषा है ये। देखिए, दोनों परिभाषाएं एक साथ बता रहे हैं हम, यथार्थता और परिशुद्धता की। यथार्थता किसी माप की वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है। किस सीमा तक मतलब कि वह राशि उसके वास्तविक मान से कितना निकट तक मापी गई है। तो यथार्थता और परिशुद्धता की सीमा परिभाषा क्या हुई ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे भी आप
नोट बनाते चलिएगा, साथ साथ परिभाषाएं सारी लिखते चलिएगा। ये भी परिभाषा आप लिखिएगा। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है। ये तो हो गया आपका यथार्थता और परिशुद्धता, ये दोनों की परिभाषाएं हमने आपको बता दिया। इसमें भेद देखिए क्या दिया गया है कि यथार्थता क्या है और परिशुद्धता क्या है। तो यथार्थता वह है, यथार्थता क्या है कि जो यथार्थता हमें यह बताती है कि वह राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, ये हमें यथार्थता बताती है। और परिशुद्धता क्या है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है, ये परिशुद्धता है। आगे आता है कि त्रुटि। अगला बिंदु आता है कि त्रुटि मतलब कि एरर। त्रुटि क्या है? मापन में किसी भौतिक राशि के मापित मान, मापन में यदि कोई राशि को हम माप रहे हैं तो मापन में किसी भौतिक राशि के मापित मान, जो मान हमने मापा है, तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच, उसके वास्तविक मान, जो उसका वास्तविक मान है उसके बीच में जो अंतर होता है उसे त्रुटि कहते हैं। माना किसी वस्तु का भार 50 किलोग्राम है, यदि हम उसको 45 या 48 किलोग्राम मापते हैं, यदि हम उसका भार 48 किलोग्राम माप लें और उसका वास्तविक भार 50 किलोग्राम है, तो इसमें त्रुटि कितना होगी? 2 किलोग्राम की। तो त्रुटि किसे कहते हैं? मापन में किसी भौतिक राशि के मापित मान तथा प्रेक्षित मान के बीच जो अंतर होता है उसे त्रुटि कहते हैं। अब देखिए त्रुटि के भेद भी कई होते हैं। त्रुटि के 2 प्रकार होते हैं। त्रुटि के कितने प्रकार होते हैं? एक तो क्रमबद्ध त्रुटि हो गया और दूसरा आता है यादृच्छिक त्रुटि। एक क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। तो पहला हम चर्चा करते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आता है, इसके अंतर्गत पहले नहीं, देखिए अब क्रमबद्ध त्रुटि के 2 प्रकार। क्रमबद्ध त्रुटि, पहला ये हो गया क्या? क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा हो गया निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। ये देखिए दूसरा टॉपिक है निरपेक्ष त्रुटि। तो पहला चर्चा करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि में पहला टॉपिक आता है यंत्रगत त्रुटियाँ। क्या? यंत्रगत त्रुटियाँ। इसको भी जान लेते हैं कि यंत्रगत त्रुटियाँ क्या है, लेकिन इससे पहले ये भी जान लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या है। ऐसी त्रुटि जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती है और किसी निश्चित नियम अथवा नियामक से नियंत्रित होती है, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि क्या है कि ऐसी त्रुटि जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है और किसी निश्चित नियम अथवा नियामक द्वारा नियंत्रित होती है, उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। पहला, अब आते हैं क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत पहला टॉपिक यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि क्या है कि ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपर्याप्त, अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण आंकलन अथवा शून्याङ्क त्रुटि आदि के कारण होती है। ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपर्याप्तता, अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन अथवा शून्याङ्क त्रुटि आदि के कारण होती है। और दूसरा इसके अंतर्गत क्या आता है कि प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता। ये त्रुटि क्या होती है कि ये त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षण को वायु वातावरण में हो रहे हों। ये त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षण वायु वातावरण में हो रहे हों। वायु वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में नहीं पता होता। ये त्रुटियां कब होती हैं कि ये त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षण वायु वातावरण में हो रहे हों और उनके परिवर्तन के बारे में हमें जानकारी ना हो। ये त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षण वायु वातावरण में हो रहे हों और वातावरण के परिवर्तन में हमें जानकारी ना हो।
इसके आगे हम चर्चा करते हैं तीसरी यादृच्छिक त्रुटि। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि प्रायोगिक तथा कार्यविधि में अपूर्णता जो त्रुटि है, इसके अंतर्गत एक और आता है कि व्यक्तिगत त्रुटि। ऐसी त्रुटियों के घटित होने का मुख्य कारण प्रेक्षक की लापरवाही है। अगला आता है कि यादृच्छिक त्रुटि। हम ये चर्चा करते हैं कि यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। तो यादृच्छिक त्रुटि वे त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। ये त्रुटियां सामान्यतः प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन की वजह से अस्तित्व में आती हैं। तो यादृच्छिक त्रुटियां क्या हैं कि वे त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। ये त्रुटियां सामान्यतः प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन की वजह से अस्तित्व में आती हैं। ठीक, ये हो गया यादृच्छिक त्रुटियां। अब इसके आगे चर्चा करते हैं हम कि अल्पतांक त्रुटि। अल्पतांक त्रुटि क्या है? किसी मापक यंत्र द्वारा माप सकने तथा छोटे से छोटा मान मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। तो अल्पतमांक क्या है? किसी यंत्र द्वारा बहुत ही छोटा भाग मापना अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक त्रुटि वो त्रुटि है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबंध रखती है। जैसे वर्नियर कैलिपर, किसी भी पैमाने को मापने में जो यंत्र द्वारा त्रुटि उत्पन्न होती है उसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। यंत्र द्वारा बहुत ही सूक्ष्म त्रुटि उत्पन्न होती है। यंत्र द्वारा बहुत ही सूक्ष्म त्रुटि उत्पन्न जब होती है तो उसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। तो पहले हम बात करते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है। किसी मापित राशि के वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर्स। किसी मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षण मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, हम आगे चलते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है कि निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू वास्तविक त्रुटि माइनस प्रेक्षित मान। तो निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते कैसे हैं कि माना किसी राशि का वास्तविक मान a है तथा उस राशि का भिन्न भिन्न प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त मान a1, a2, a3, a5 an है। माना किसी राशि का वास्तविक मान a है और हमने n प्रेक्षण किए और n प्रेक्षणों में हमने क्रमशः प्राप्त किया कि उसका मान a1 पहले प्रेक्षण में a1, पहले दूसरे प्रेक्षण में a2, तीसरे प्रेक्षण में a3, ऐसे n प्रेक्षणों में an। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे प्राप्त करेंगे कि डेल्टा a1 इज इक्वल टू, निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे कि डेल्टा a1 इज इक्वल टू वास्तविक मान माइनस a। डेल्टा a1 पहले प्रेक्षण में प्राप्त त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा a1 क्या है? पहले प्रेक्षण में प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि a1 इज इक्वल टू वास्तविक मान माइनस त्रुटि। और ऐसे ज्ञात करेंगे a2, डेल्टा a2 बराबर a माइनस a2, डेल्टा a3 इज इक्वल टू a माइनस a3, ऐसे an इज इक्वल टू a माइनस an। तो इसमें जो दिया गया है वही बात हमने आपको सरल शब्दों में बता दी है कि निरपेक्ष त्रुटि को हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद दूसरा इसके अंतर्गत आता है कि औसत निरपेक्ष त्रुटि। इसके अंतर्गत दूसरा क्या आता है कि औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं कि विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। औसत निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं कि विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को
क्या कहते हैं, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं कि माना पहले प्रेक्षण में डेल्टा A1 त्रुटि, दूसरे में डेल्टा A2, तीसरे में डेल्टा A3 और n में डॉट 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 डेल्टा AN। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम करेंगे कि डेल्टा A पे बार इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 AN अपान n। कितने प्रेक्षण लिए हैं हमने, n प्रेक्षण से भाग दे देंगे। तो हमको क्या डेल्टा A पे बार क्या प्राप्त होगा, डेल्टा A पे बार क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा 1 अपान n n अपान यहाँ n होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पर समांतर माध्य ai। तो n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, i क्या है, कितनी बार किया गया है। ठीक, तो ये हो गया औसत निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद तीसरा आता है कि भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि। समझ रहे हैं ना, तीसरा आता है भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि। तो भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि में कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की औसत निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ जो अनुपात प्राप्त होता है मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं कि किसी राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की औसत निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ जो अनुपात प्राप्त होता है उसे भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि R है, भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि R है, तो हमें औसत कितना प्राप्त हुआ है, डेल्टा A पे बार और इसका भाग देंगे किससे, A से। तो ये हो गया भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि। भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि कैसे याद करेंगे कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की औसत निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ जो अनुपात प्राप्त होता है मापन की भिन्नात्मक निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट हैं, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो सभी टॉपिक को समझ पाएंगे। तीसरा टॉपिक आता है कि प्रतिशत त्रुटि। इसमें क्या तीसरा टॉपिक आता है, प्रतिशत त्रुटि क्या है। किसी भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर प्राप्त त्रुटि प्रतिशत त्रुटि है। तो किसी भिन्नात्मक त्रुटि में, भिन्नात्मक त्रुटि आप ज्ञात किए कि R इज इक्वल टू डेल्टा A अपान A। तो किसी भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर प्राप्त त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डेल्टा A अपान A प्राप्त हुआ है उसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिशत निरपेक्ष त्रुटि की प्रतिशत निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक जो निरपेक्ष त्रुटि मिली है उसमें 100 से गुणा कर दीजिए आप, तो आपको प्राप्त हो जाएगा प्रतिशत निरपेक्ष त्रुटि। तो अगले टॉपिक पर, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक हो कि त्रुटियों का संयोजन। अगला टॉपिक क्या है कि त्रुटियों का संयोजन।